जी बताइए, क्या काम है आपको मुझसे? सर, मेरा नाम अश्विन है और मैं एसएसएच बुक पब्लिशर के लिए काम करता हूँ। एक पुराने केस के बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी लेने आया था। सॉरी अश्विन, पर मैं अब रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ और मैं पुराने केस के बारे में तुमको कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूँ। पर सर सुनिए तो, मैं आपसे मुंबई वाले केस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ। मुंबई केस? आओ अंदर। तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एसएसएच बुक पब्लिशर की कंपनी में काम करता हूँ। अश्विन, बाकी की बातें बाद में कर देंगे, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुंबई केस के बारे में क्या जानते हो? सर, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर वो बस प्रभुनाथ। प्रभुनाथ। तो अश्विन, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ। हाँ सर। क्या जानते हो अश्विन तुम प्रभुनाथ के बारे में? प्रभुनाथ, जिसे लोग सनकी के नाम से जानते थे, और प्रभुनाथ के केस की स्टडी को न्यूज़ चैनल पर भी चलाया गया था, पर कुछ रहस्यमय चीज़ों के कारण उस केस को बंद कर दिया गया और ये दावा किया गया कि उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा आगे से। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जानकर भी कि उस केस के बारे में नहीं बात करना चाहिए, तो तुम क्या जानना चाहते हो उस बारे में? सर, प्रभुनाथ का केस आज क्लोज्ड हो चुका है। लगभग एक हफ्ते पहले ही प्रभुनाथ को फांसी दे दी गई मुंबई के सेंट्रल जेल पर ये केस पिछले 20 सालों से चल रहा था और कई सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि प्रभुनाथ को गिरफ्तार कराने में और उसे जेल भेजने की सारी क्रियाओं में आपका हाथ था। मतलब, आपने उसे जेल भेजा था। कई लोग प्रभुनाथ को साइको कहा करते थे और न्यूज़ चैनल पर भी ऐसे ही कुछ बताया गया था उसके बारे में। उसने अपने पड़ोसियों की जान ले ली थी, उन्हें बुरी तरीके से मारा था। पर आखिर उन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या रही होगी, इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है अभी तक। तो अब मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ। प्लीज़ सर, किसी ने भी अब तक मुंबई केस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है और हमारे पास भी ज़्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ जानकारियाँ दें जिसके चलते मैं एक बुक लिख सकूँ। इनफैक्ट हमारी कंपनी ने एक बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। बस कुछ जानकारियाँ और मिल जाए तो वो बुक कंप्लीट हो जाए और वो बुक पब्लिश होने के लिए रेडी हो जाएंगी। फिर आई हम्बल रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ मुझे कुछ जानकारियाँ दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें जानकारी तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। सर, कैसी शर्त? उन सब जानकारियों के मिलने के बाद मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ओके सर, एंड थैंक यू। मैंने अपने करियर में बहुत से अलग अलग किस्म के केस को सॉल्व किया है। हर एक केस की कुछ अलग अलग कहानियां हैं जिसमें कुछ अलग अलग किरदार होते हैं, लेकिन एक केस मुझे जब याद आता है तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से करीब 20 साल पहले मेरी पोस्टिंग लखनऊ से मुंबई शहर में हुई थी और मैं भी उस पोस्टिंग से बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ के लोग, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक कांस्टेबल था वहाँ पर, कांस्टेबल विनोद। मुझे मुंबई शहर में मिला था पुलिस स्टेशन में। वो भी काफ़ी अच्छा था। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा नेक दिल और काफ़ी अच्छा बंदा था वो। कुछ समय के बाद मानो मुझे उस जगह से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था, लेकिन पता नहीं पिछले कई महीनों से वहाँ के कुछ लोकल लोग गायब हो रहे थे, इसलिए मुझ पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था। आए दिन कोई ना कोई पुलिस स्टेशन पर आता था और गुमशुदा हुए लोगों की रिपोर्ट लिखा कर चला जाता था। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था कि तभी ऐसे ही एक दिन मैं अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तो मुझे अचानक से केबिन के बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, पर कुछ समय के बाद वे आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी जिसके कारण मुझे इरिटेटिंग फील होने लगा था। शायद कोई पुलिस स्टेशन पर आकर कांस्टेबल विनोद से झगड़ रहा था। मैंने तुरंत ही बाहर जाकर देखा तो मैंने वहां पर एक अनजान आदमी को देखा जिसने कांस्टेबल विनोद की कॉलर को पकड़ रखा था और वो अनजान आदमी कांस्टेबल विनोद को अनब शनाब की बातें कहते जा रहा था। मैं तुरंत ही विनोद के पास गया और मैंने विनोद से कहा, विनोद क्या हुआ? इस अनजान आदमी ने तुम्हारी कॉलर को क्यों पकड़ रखा है और ये क्या अनब शनाब की बातें किया जा रहा है? अरे सर, कुछ नहीं सर, ये प्रभुनाथ है और रोज का ये यही नाटक करता है।
पुलिस स्टेशन में आकर सबकी बैंड बजाकर चला जाता है, फालतू की बात करता है। अब इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। सर मैं प्रभुनाथ, मुझे आपसे कुछ बात कहना है। मैं जानता हूँ कि वो गायब होने वाले लोग कहाँ गए हैं, मैं जानता हूँ उनके बारे में। ओए बेशरम आदमी, कितनी शराब पी रखी है तूने? और ये तू क्या बोल रहा है? क्या जानता है तू? अरे वही सर जो आपने सुना, पिछले कई महीनों से जो लोग गायब हो रहे हैं ना, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। क्या बकवास कर रहा जा रहा है? साफ साफ बोल, तू क्या जानता है उन लोगों के बारे में? अरे सर, ये पागल आदमी है। आप भी इस पागल आदमी की बातों में मत आओ, ध्यान मत दो इसकी बातों में। दारू पीकर साला पुलिस स्टेशन में लफड़े करता है। इसको एक दो रापटे दूंगा ना तो ठीक हो जाएगा। ए प्रभुनाथ, लवकर बाहर निक। साला तुझे आईचा, निक बाहर। कांस्टेबल। हाँ सर। कौन था ये आदमी? सर ये प्रभुनाथ है, यही पास ही में इसका घर है और इसके घर में पेड़ पौधे की एक प्लांट नर्सरी ये चलाता है। पेड़ पौधों से बहुत लगाव है इसको। इसके 2 बच्चे भी है जो कि यूएस कंट्री में है और ये पागल अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हुए अपने पेड़ पौधों पर ध्यान देता है। इसी के चलते इसके दोनों बच्चे नहीं आए, तब से ये पागलों की जैसे पुलिस स्टेशन में चक्कर काटता है, आए दिन लफड़ा करता है साहब। कांस्टेबल विनोद, तुम इस पर नजर रखो और कुछ अपडेट मिलती है तो मुझे बताओ। ओके साहब। लेकिन विनोद, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये पिछले कई महीनों से गायब होने वाले कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा था। आखिर क्या जानता है ये? सर ये पागल आदमी कुछ भी बोलता है। ये बोलता है कि जो गायब होने वाले लोग हैं वो इसी के घर में रहते हैं और इससे बात करते हैं। एक दिन ऐसे ही ये पुलिस स्टेशन में आया था, आप शायद बाहर थे, तो मैंने इसकी बातों को सच मान लिया और मैं इसके साथ जब इसके घर पे गया तब ये पागल आदमी मुझे पागल करने लगा। ये आदमी इधर उधर अपने घर में उंगली दिखाकर मुझे बताने लगा कि यहाँ पर वो आत्मा है, यहाँ पर ये आत्मा है, यहाँ से वो देख रहा है। मैं तो परेशान हो गया। ये पागल आदमी ऐसे ही मन में कहानी बनाता है और यहाँ के आस पड़ोस के लोग भी प्रभुनाथ को पागल बोलते हैं। इसलिए आप भी सर इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। प्रभुनाथ के बारे में सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसे लोग पागल बोलने लगे हैं। शायद उसकी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन अगले ही दिन जब मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने के बाद शाम को अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक प्रभुनाथ बीचों बीच मेरी गाड़ी के आगे आ गया। ओए पागल है क्या? क्या ऐसे गाड़ी के आगे कोई आता है क्या? अगर ब्रेक नहीं मारता ना तो एक गाड़ी तेरे को कुचल कर चली जाती। सर मैं सच बोल रहा हूँ। वो सारे गायब होने वाले लोग मेरे को मेरे घर पे दिखते हैं और मुझे काफी परेशान करते हैं। रात भर मेरी जान खा जाते हैं वो लोग। प्लीज सर मेरे साथ चलिए मेरे घर और वो सारे गायब होने वाले लोगों को वहाँ से लेकर जाइए। मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा सर, वो लोग मुझे मार देंगे। प्लीज सर मेरे साथ चलिए मेरे घर। ठीक है प्रभुनाथ, तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ घर। फिर तभी मैंने प्रभुनाथ की इतनी बातों को सुनने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। हम दोनों उसके घर पर चले गए। वैसे तो प्रभुनाथ का घर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत प्रभुनाथ की वो प्लांट नर्सरी थी जिसे उसने काफी शिद्दत के साथ अपने घर में बनाया था। तभी प्रभुनाथ और मैं दोनों ही प्रभुनाथ के घर के अंदर चले गए। तभी प्रभुनाथ मासूम हालत में अपने चेहरे को मुरझाते हुए अपने बीते कल के बारे में मुझे बताने लगा। सर वैसे तो मैं नासिक शहर का रहने वाला हूँ, पर जॉब के सिलसिले में मुझे मुंबई आना पड़ा, जहाँ मेरी मुलाकात मेरी पत्नी आरती से हुई। आरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। धीरे धीरे हम दोनों को ऑफिस में एक दूसरे से प्यार होने लगा और फिर एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। हम लोगों के घर वालों को इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जिस दिन उन्हें इस शादी के बारे में पता चला तब वो लोग हमारे शादी के विरुद्ध होने लगे। मेरी फैमिली और आरती की फैमिली दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, इसलिए हमने मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया। मेरी वाइफ आरती, जिसे फूल पेड़ पौधों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए उसने घर में ही प्लांट नर्सरी का काम शुरू कर दिया और शादी के कुछ सालों के बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए, आलोक और केशव। बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे वो दोनों, अपनी माँ की तरह बिल्कुल मासूम थे। मैंने उनकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन दोनों को यूएस भेज दिया ताकि वे लोग पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छे इंसान बने। पर तुम अपने बच्चों को यहाँ पर भी तो पाल सकते थे। सर दरअसल आलोक और केशव जब पैदा हुए थे तब उनकी माँ आरती, मेरी बीवी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
जिसके चलते बच्चों की परवरिश करना मुझ जैसे इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को यूएस में भेज दिया। मेरे मामा वहाँ रहा करते हैं और उन्होंने ही मेरे दोनों बच्चों को पाला और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की। पर शायद ये मेरा फैसला गलत था। मुझे मेरे दोनों बच्चों को खुद से जुदा होने नहीं देना था। मैंने अपने बच्चों को कई बार वापस बुलाया, पर वो लोग इंडिया आने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें ये शहर कतई पसंद नहीं था। इसलिए मैंने भी मन ही मन में अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। बस अब जो कुछ भी है यही बस मेरे पेड़ पौधे और फूल है, इनसे ही मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है। वैसे प्रभुनाथ की बात को सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि प्रभुनाथ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझसे बाकी के लोगों की तरह झूठ बोल रहा है। ऐसा मुझे अब धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया था। कुछ समय के बाद प्रभुनाथ के साथ ऐसे ही बात करते करते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक प्रभुनाथ एकदम खामोश हो गया। वो बात करते करते बिल्कुल शांत हो गया। अरे प्रभुनाथ, क्या हुआ तुम्हें? तुम शांत क्यों हो गए और इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? सर वो पीछे आपके कोई खड़ा है, वो आप ही को घूर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों के अलावा इस कमरे में तो और कोई भी नहीं है। क्या फालतू की बात कर रहे हो प्रभुनाथ? क्या बाकी लोगों की तरह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? नहीं सर, सच में आपके पीछे सच में कोई है, वो आपको ही घूर रहा है। प्रभुनाथ की दूसरे बार ये कहने पर मैंने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, पर मेरे साइड में लगे मिरर पर जब मैंने देखा तब मुझे एक साया वहां पर खड़ा नजर आया। पहले तो मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि मेरे अलावा और प्रभुनाथ के अलावा उस कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। तो आखिर वो साया था किसका? अब मुझे भी धीरे धीरे डर लगने लगा था। सर, पता नहीं ये लोग कौन है और पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रेत आत्माएं जिन्होंने मेरे घर में कब्जा कर लिया है, और अब वो लोग ये नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। ये प्रेत आत्माएं रोज ऐसे ही रात में मुझे देखती है, मुझे डराती है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में आकर आप लोगों से ये बात बताने की कोशिश करी, पर किसी ने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया। प्लीज सर, आप तो मेरी बातों पर यकीन करिए। मैंने प्रभुनाथ की इतनी बात सुनी और वहाँ से चुपचाप अपने घर बढ़ गया। रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी प्रभुनाथ की तरह वहम हो रहा है। पर उस रात के बाद हर रात मुझे वही प्रेत आत्मा का साया नजर आने लगा। कभी वो मुझे मेरे बेड के ऊपर पंखे पर लटका हुआ दिखता, तो कभी मेरे बेड में ही वो मेरे बगल पर लेटा हुआ नजर आता। अब तो धीरे धीरे मेरा भी हाल प्रभुनाथ की तरह होते जा रहा था। कहीं ना कहीं प्रभुनाथ के घर में कुछ तो बात छुपी हुई थी, जिसके वजह से ये सब प्रभुनाथ के साथ हो रहा था। और अब धीरे धीरे मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा था कि मैं भी पागल होते जा रहा हूँ। हर रात मुझे प्रेत आत्माओं की आवाज सुनाई देती थी, और अब तो ऑफिस में भी मुझे वो साए नजर आते थे, और इतनी सारी आवाजें मुझे सुनाई देती थी, जिसके चलते मुझे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं भी तो प्रभुनाथ की तरह पागल तो नहीं हो रहा हूँ? दिन पर दिन मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रात को ढंग से सोने की नहीं वजह से अब मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी। एक शाम ऐसे ही मैं जब अपने ऑफिस के बाहर टहलने के लिए गया, और एक सिगरेट जब मैंने जैसे ही सुलगाया, तब मुझे एक औरत की परछाई नज़र आई। वो औरत की परछाई कहीं जा रही थी। मैंने तुरंत ही उस औरत की परछाई का पीछा किया। धीरे धीरे वो औरत की परछाई मुझे प्रभुनाथ के घर तक लेके गई, और जैसे ही प्रभुनाथ के घर तक मैं पहुंचा, तभी वो साया प्रभुनाथ की प्लांट नर्सरी के पास चला गया, और वहां से मानो इस तरीके से गायब हुआ जैसे कि वो वहां था ही नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था इस चीज़ के बारे में सोचकर। मैंने इधर उधर अपनी नज़र घुमाई कि तभी मुझे एक पौधे के पास एक गड्ढा खुदा हुआ नजर आया। उस गड्ढे के पास जब मैं गया, तब वहां पर जो मैंने देखा, उसको देख मेरी रूह कांप उठी। वहां पर उस गड्ढे के अंदर शायद किसी ने एक लाश को दफना कर रखा था, जिसकी बदबू काफी बुरी तरीके से फैल रही थी, और शायद जिसने उस लाश को वहां पर दफनाया था, उसने उस मिट्टी के अगल बगल पर नमक भी डाल रखा था, ताकि लाश अच्छी तरीके से सड़ जाए और ज्यादा बदबू भी ना आए। मैंने तुरंत ही पुलिस फोर्स को फोन किया और वहां पर खुदाई का काम शुरू करने के लिए परमिट मांगा। खुदाई हुई और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ।
वहां पर ढेरों कंकाल और कई अनगिनत ऐसे शव बरामद हुए जिसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। पर डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि वो शव आस-पास से जो गुमशुदा हुए लोग थे उनके ही थे। मैं समझ चुका था कि ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रभुनाथ का किया गया है, पर इस गुनाह को कबूल करने के लिए प्रभुनाथ के मुंह से ही ये बात निकलवानी थी मुझे। मैंने तुरंत ही प्रभुनाथ को गिरफ्तार किया और उसे पुलिस स्टेशन पर लेके गया। वहां पर मैंने प्रभुनाथ से पूछताछ करना शुरू किया। कुछ 2-3 डंडे मारने के बाद प्रभुनाथ ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। क्यों प्रभुनाथ, क्यों किया आखिर तुमने? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उन लोगों के साथ? वो मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सर, ये सब मैंने मेरे बच्चों की खातिर किया है, उनकी भलाई के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे दोनों बच्चे तो यूएस में है ना, तो फिर तुमने ये काम क्यों किया? मेरे वो बच्चे नहीं सर, मेरे बच्चे पेड़ पौधे, वही मेरी जिंदगी थे। पिछले कई महीनों पहले जब मैंने अपने यूएस वाले बच्चों को फ़ोन किया तब वो यहाँ पर नहीं आए। मैं देर देर रात तक का उनके इंतज़ार पर बैठा रहता था। उनके इंतज़ार पर मैंने अपने पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे प्लांट नर्सरी के सारे पेड़ पौधे अब मुरझा चुके थे। कुछ समय के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे प्लांट नर्सरी के अगल बगल में जो बड़े पेड़ थे उन्हें मेरे पड़ोसियों ने काट दिया था। वो लोग वहाँ पर प्लेग्राउंड बनाना चाहते थे। मुझे ये बात सहन नहीं हुई। मैंने जिस तरीके से अपने पेड़ पौधों को पाला था उस तरीके से मैं उनको मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अब जिसने भी मेरे पेड़ को काटा था मैंने उनका ही गला काट दिया, और जितने लोगों ने भी मेरे पेड़ पौधों को नुकसान करने की कोशिश करी मैंने उन सब को जान से मार दिया। सबके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उन्हीं पेड़ पौधों के नीचे खाद में मिलाकर उन्हें दफना दिया। प्रभुनाथ ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था, पर उन प्रेत आत्माओं ने उसका पीछा छोड़ा नहीं, बल्कि उन प्रेत आत्माओं ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक अलग ही किस्म का जानवर इंसान था प्रभुनाथ। पागल नहीं था, वो शैतान था, और उसके हालत ने उसे शैतान बना दिया था। वाकई में सर, प्रभुनाथ तो बहुत ही बड़ा शैतान आदमी निकला। सच कहा आपने, पागल नहीं था वो, शैतान था। वैसे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना इतना अच्छा टाइम दिया और इतना समय देकर आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात, पर जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा नाम इन सब चीज़ों पर नहीं आना चाहिए। हाँ सर, मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा इसमें, पर एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? व्हाई नॉट, पूछो। सर, क्या आपको भी पेड़ पौधों से प्यार है क्या? नहीं यार, मुझे इतना पेड़ पौधों से प्यार नहीं है, पर अपने मन की शांति के लिए मैंने ये सब पेड़ पौधे यहाँ पर लगा के रखा है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके प्लीज। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।